गुड मॉर्निंग। अपन पिछली क्लास में कौन सा चैप्टर के लिए पढ़ रहे थे? गैसियस स्टेट के लिए पढ़ रहे थे। अपन ने गैसियस स्टेट में क्या क्या पढ़ लिया था? गैसियस स्टेट को मतलब हम गैस के लिए ही तो पढ़ रहे थे। स्टेट तो 3 होती है, पर हम गैस के लिए पढ़ रहे थे। गैस के लिए अपन ने कुछ नियम बनाए थे, जो बॉयल का था, चार्ल्स का था और अवोगाद्रो का था। इनसे अपन ने एक समीकरण बनाया जो PV बराबर nRT था। ठीक है, आइडियल गैस पे लागू होता था और इसी से हम किसी भी गैस के बारे में आइडियल है या नहीं है उसके बारे में बताते थे। फिर वहीं से एक चीज़ और आएगी, अणुगति सिद्धांत आया। ठीक है, अणुगति सिद्धांत आया। अणुगति सिद्धांत में क्या थी? कुछ पोस्टुलेट्स थी जो माननी थी, और उनके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने एक और नया इक्वेशन बनाया था। वो था PV बराबर 1/3 mnv² था। ठीक है, अणुगति सिद्धांत ने बोला कि हमारा ये वाला फॉर्मूला आप किसी भी गैस पे लगा दीजिए, किसी भी आइडियल गैस पे लगाइए, वो उसको फॉलो करेगी। साथ में ये जो आपके नियम हैं बॉयल्स के, चार्ल्स के और अवोगाद्रो के, ये भी इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, पर फिर क्या हुआ कि इसकी जो अजम्पशन थी उनमें से दो अजम्पशन या दो पोस्टुलेट्स क्या थी? गलत निकली। क्या निकली? गलत निकली। ठीक है, कौन कौन सी गलत निकली? एक तो आयतन से संबंधित, कि अणुओं का आयतन नगण्य माना था इन्होंने, गैस के आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन नगण्य माना, ये गलत हुई। एक इसकी गलत हुई आकर्षण प्रतिकर्षण की। ठीक है, क्योंकि देखो अपने ब्रह्मांड में आइडियल कुछ है ही नहीं, तो गैसें कहाँ से आइडियल हो सकती है? पर इन्होंने माना कि आइडियली हम मान के चलते हैं, पर इन्होंने आइडियली मान के भी इनके पोस्टुलेट्स में गलती क्या निकल गई? इन्होंने कहा भाई आयतन जो होता है, जो इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा वो हमेशा लेसर होगा किससे? गैसियस मॉलिक्यूल से। ऐसा होगा नहीं। और आकर्षण में प्रतिकर्षण क्यों? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब इनमें से किसी को भी आप वेरी करोगे, प्रेशर या टेम्परेचर में वेरिएंस करोगे, तो आपको वॉल्यूम में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, और उस डिफरेंस की वजह से ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जैसे इन दो में चेंजेज होगा, वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से जितने भी उनमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे उनमें क्या होगा? या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। तो इसलिए ये पोस्टुलेट्स यहाँ गलत हो रही थी, यहाँ ये पूर्णतः सही नहीं थी। तो अब इन दो को सही करने के लिए कौन आए थे? इन दो को सही करने के लिए फिर एक और इक्वेशन आई थी, वॉन डर वाल आई थी। ठीक है, कौन आया था? वॉन डर वाल आया था। इन्होंने कहा कि भैया P + n² V - nb बराबर nRT। आप हमारा ये समीकरण लगाओ, आपके लिए सब सही होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई मैंने क्या किया है, ये जो आप समीकरण PV बराबर nRT दे रहे थे वो इन दो की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। इसका मतलब इसमें आपको दाब में संशोधन करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आप में दाब को संशोधन करना पड़ेगा, साथ में उसमें आयतन में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ये A और B मैंने बताया भी था, ये दोनों क्या थे? वैसे ये दोनों वॉन डर वाल स्थिरांक कह सकते हैं, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव टर्म। ये अट्रैक्टिव टर्म थी, ये रिपल्सिव टर्म थी। ठीक है, ये वॉन डर वाल द्वारा ही दी गई थी। ये दाब में संशोधन और आयतन में संशोधन द्वारा प्राप्त किए गए थे। आपको ये पता है दाब में संशोधन या आयतन में संशोधन पता है क्या है? कि एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने चारों तरफ कितना 4 गुना स्पेस और चाहता है रहने के लिए, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसी दाब संशोधन भी ऐसा ही था कि वो जाके टक्कर तो मारना चाहता है, जितना उसके पास बल है वो उससे पूरे से टक्कर तो मारना चाहता है, पर मार नहीं सकता क्योंकि उसको दूसरे अणु अट्रैक्ट कर रहे हैं उस वक्त में। तो जितनी क्षमता थी या जितनी ताकत थी उतनी ताकत से ये नहीं मार पा रहा है, तो ये दो इन्होंने दे दिए थे। ठीक है, फिर अपन यहाँ तक इसके साथ चलते आए। ठीक है, ये अपन ने किया। अब क्या है कि ये तो हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया, फिर हमने इसके अनुप्रयोग भी पढ़ लिए। इस अनुप्रयोग के दौरान ही अपने को TB बराबर A/RB मिला था, बॉयल ताप मिला था ना कुछ गैसों के लिए, हीलियम, नियॉन जैसी स्थायी गैसें होती उनके लिए यही तो काम का था।
ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ क्या था, इनकी वैल्यू को अपन कल किस में, वो पिछली क्लास में अपन किस में कर रहे थे, इनको अपन इसका रिलेशन अपन TC, PC या VC, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल वॉल्यूम, मतलब अब हम इसका क्रांतिक स्थिरांक के साथ, क्रांतिक स्थिरांकों के साथ, क्रिटिकल कांस्टेंटों के साथ वॉन डेर वाल को जोड़ रहे थे। क्रिटिकल के साथ हमने इनको वॉन डेर वाल को जोड़ा था, तब भी हमारे पास कुछ नया रिलेशन बन के आए थे जिनमें हमने TC या PC की वैल्यू A और B के अंदर फाइंड की थी। तो हमारे पास TC और PC की वैल्यू A में फाइंड हो गई, क्या आई थी उस वक्त में, एक वैल्यू आई थी TC बराबर 8A/27 BR, ये एक वैल्यू आई थी। हमने टेम्परेचर में क्रिटिकल टेम्परेचर को किसके साथ ले आए थे, हम A और B की टर्म में ले आए थे। इसका एक रिलेशन बनाया था हमने यहाँ पर, ठीक है। हम इसी से आगे कंटिन्यू करने वाले थे। तो अब इसके फॉर्मूला ये तो हमारे को पता हो गया, एक तो ये फॉर्मूला तो हमारे को हो गया है कि ये रिलेशन A और B को फाइंड करने के लिए, अगर आप A और B को क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ फाइंड करना चाहते हो तो ऐसे फाइंड कर लोगे, ठीक है। ये हो गया। एक मिनट, अब अपन इसका और फॉर्मूला देखते हैं भाई, और क्या क्या फॉर्मूले रहे होंगे। तो अब ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसके साथ साथ आपको एक दो फॉर्मूले और थे कि वो ऐसा था, आपको TC बराबर ये है, एक मिनट सॉरी, अपन देख लेते हैं कहाँ से वापस करना है। मैं वापस थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कौन कौन से क्या क्या करना है। अब जो TC है, इसमें अब आप A और B की वैल्यूज़ रखोगे, ठीक है। TC के अंदर A और B की वैल्यूज़ रखोगे तो 8 × 3PC VC² × 3/27 R × VC, ठीक है। ये अपने पिछली क्लास में अपन ने A और B की कई वैल्यूज़ फाइंड करी थी, उन्हीं में से मैंने A और B की वैल्यू आज सीधे डायरेक्टली रखी है 8/A। तो अब आप यहाँ से करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि हमें सीधा इनके रिलेशन याद रखना है, इनके रिलेशन से बनेगा क्या आखिर में, वही तो ध्यान देना है। तो यहाँ से हमारा TC बराबर 8PC VC/3R बन रहा है, ठीक है। या R बराबर 8PC VC/3TC बन रहा है, ठीक है। एक और भी वो देख सकते हैं कि 8PC VC बराबर कितना हो जाएगा, 3TC और R, और 8 इधर भेज दिया था, 3/8 हो गया, ठीक है। ये भी देखो, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये कुछ कुछ आपको कैसा लग रहा होगा, PV बराबर nRT जैसा बना दिया ना मैंने। क्या कर दिया है, वॉन डेर वाल का A B की वैल्यूज़ मैंने जो मैंने कल लिखाई थी उन सब में से निकाल के A B की वैल्यू बना के TC में ऐसा रख के ये कुछ बनाया, ठीक है। और इसमें से फिर मैंने PC बराबर ये बना दिया। अब अगर मैं PC/VC बराबर RT/3/8 कर दूं, ठीक है। क्या कर दिया है मैंने, 8/3 कर दिया है। ऐसा कुछ आपने कहीं पढ़ा है, ये चीज़ कहीं पढ़ी है आपने अभी तक? अगर आपको याद हो तो हमने Z पढ़ा था। वो Z क्या था, PV बराबर nRT का तो सीन था, मतलब PV/RT तो था। इस n को तो हमने Z में कन्वर्ट किया था, तो PV/RT तो क्या था, Z था। तो ये क्या हो गया, Z, और क्या लग गया, C, क्योंकि देखो PC VC TC सब चल रहा है ना। तो ये कौन सा हो गया, ये अब क्या हो गया यहाँ पर,
क्रांतिक संपीड्यता गुणांक। क्या हो गया यहाँ पर, ये भाई यही तो बच रहा था, टीसी निकाल दिया था, कल पीसी भी निकाला था, ठीक है। आज उस टीसी में ए और बी की वैल्यूज़ भी रख दी हमने, उससे हमने फिर से हमारे पुराने वाले आइडियल केस इक्वेशन के लिए जैसा फॉर्मूला बना लिया, पर इस बार यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई है, 3/8 कुछ आया था, और उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक संपीड्यता गुणांक, मतलब क्रांतिक आ गया इस बार, क्रिटिकल ZC, ठीक है। कितना होता है 8/3, 3/8 कर लो, याद रहेगा ये हो गया यहाँ तक। अब आपको ये याद रहेगा। अब अपन यहाँ से कुछ 1-2 सवाल देखते हैं, अगर अपने को समझ आए, उसके बाद में अपन वॉन्डरवॉल के लिए लिमिटेशन पढ़ेंगे कि भाई इसका क्रांतिक के साथ रिलेशन भी देख लिया, अब इसकी क्या लिमिटेशन, मतलब इसके बाद भी कोई नया नियम आने वाला है। ये आया, इसकी कुछ नियम, इसकी कुछ थी, तो अणुगति सिद्धांत आया, अणुगति सिद्धांत में कुछ गलती निकली तो वॉन्डरवॉल आया। अब वॉन्डरवॉल में भी कुछ कमी निकलेगी, उसके लिए फिर से कोई और आएगा, ठीक है। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले 1-2 सवाल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे एक सवाल है आपके लिए, कोई गैस है, उस गैस के लिए वॉन्डरवॉल कांस्टेंट क्या है, ए क्या है 4.1 atm लीटर स्क्वायर, ठीक है, मोल इनवर्स। बी क्या है उसके लिए 0.04 लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। और किसकी गणना करनी है, क्रिटिकल कांस्टेंट की कैलकुलेशन आपको करनी है। आर आपके लिए 0.082 लीटर atm मोल इनवर्स, ठीक है, और ये दे रखा है, डिग्री इनवर्स बोल दो, ये दे रखा है। और आपको क्रिटिकल कांस्टेंट पीसी टीसी इनकी गणना करनी है, ठीक है। पीसी आपके लिए उस दिन क्या था, A बराबर A/27 B स्क्वायर था, टीसी आपके लिए 8A/27 RB है, ठीक है, यही तो थे। तो देखिए अब आप इसमें क्या करोगे, भाई मैंने किसी गैस के लिए क्या बोल दिया है कि उसके लिए A का मान ये है, वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ये है, और B का मान ये है, R का मान मैंने दे ही रखा है, कैलकुलेट कर लोगे। ये देखो A ये दे रखा है 4.1 हो गया, 27 इंटू B क्या है, यहाँ से रख ही दोगे, कितना है 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 8A कितना है 4.1 है, 27 इंटू R कितना है 0.082 इंटू B कितना है 0.04, बस हो जाएगा। अब ये जोड़ बाकी तो आप कर ही लोगे आगे। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल जैसे और लिखो आप, कोई गैस है उसके लिए आपको A का मान दे रखा है, A का मान आपके लिए 5.489, ठीक है। यूनिट आप लिख लेना, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ किसी की भी, 6.38 कुछ ऐसा मान है, ठीक है। और आपको उस गैस के लिए TB फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, TB फाइंड करना है,
कोई गैस है उसके लिए ए और बी की वैल्यू दे दी और टी बी फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे? टी बी बराबर क्या होता है? ए अपॉन आर बी। आर की वैल्यू आप उसमें 0.082 लीटर एटीएम वाली ले लो, ठीक है, ये लो, हो गया, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास है 5.4, 6.3, 0.082, बस ये आप इसका उस गैस के लिए बॉइल टेम्परेचर फाइंड कर लोगे, हो गया। ये तो हो गया ये सब, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अब यहाँ से एक दो चीज़ें और हमें को ये याद रखनी है कि भाई कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन रही होगी इसकी। तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या रही होगी कि देखो, वॉन डेर वाल की जो लिमिटेशन थी वो क्या थी? पहली लिमिटेशन सीमाएं, पहली थी क्रांतिक ताप से कम ताप पर समतापी वक्र कैसा प्राप्त होता है? समतापी वक्र लहरदार प्राप्त होता है, जबकि असल में कैसा होता है? जबकि वास्तविक में वह सीधी रेखा प्राप्त होना चाहिए, सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ताप पर, जो पीवी ग्राफ ही तो देखते हैं, समतापी पीवी ग्राफ का है वो। समतापी मतलब पीवी बराबर एनआरटी, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो पीवी बराबर सब कांस्टेंट हटाया तो पीवी ये हो गया, ऐसा कुछ है। यह कांस्टेंट वाला ग्राफ है, आप यहीं से ग्राफ को यहीं से समझ लोगे कि पीवी बराबर कांस्टेंट है। मतलब पी और वी के बीच में कैसा ग्राफ चलना चाहिए? सीधी रेखा चलनी चाहिए, कांस्टेंट ही तो है। मतलब दोनों ये बढ़ रहा है तो ये तो दोनों कांस्टेंट, मतलब एक सीधी रेखा ही तो मिलनी चाहिए। कैसी रेखा मिलनी चाहिए? सीधी रेखा मिलनी चाहिए। जबकि वॉन डेर वाल में कैसा मिल रहा है? ऐसा मिल रहा है, या फिर ऐसा मिल रहा है, या ऐसा मिल रहा है, मतलब लहरदार सा मिल रहा है। सीधी रेखा नहीं प्राप्त हो रही है, टूटा हुआ ग्राफ है एक तरह से। ये टूटा हुआ ग्राफ है जिसको हम अगर बिंदुओं को जोड़े तो वो लहरदार बन जाता है। तो पहली कंडीशन, पहली सीमाएं क्या आ गई थी कि भाई इसमें ये बात है, तो इसका मतलब ये समतापी वक्र पे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके फॉर्मूले में। अब इसका यहाँ से यही तो मतलब निकल रहा है कि भाई अपन ने सबसे रिलेशन भी बना लिया इसका, पर फिर भी इसके फॉर्मूले में ये गड़बड़ तो आ रही है। उसके अलावा जो अपन ने इसका ZC निकाले थे ना, संपीड़ितता गुणांक, वो ZC जो निकाला वो 8/3 जो था वो 2 पॉइंट कुछ भी 67 जो भी आया, ऐसा कुछ था। इसका जो ZC का ये है, ये 2 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, ठीक है। जबकि वास्तविक गैसों में वास्तविक के लिए यह मान 3 व 4 के बीच में लाइज करता है। मतलब संपीड़ितता जो अपने क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक था, उसका मान जो इसके लिए आ रहा था वो मान भी सत्य नहीं था, इसमें भी वेरी कर रहा था, ZC वेरी कर रहा था, ठीक है। अब एक और, क्या थी? एक दूसरा ZC वेरी कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा था वॉन डेर वाल ने ए व बी को कांस्टेंट माना था। क्या माना था? कांस्टेंट माना था। इनकी फिक्स वैल्यू निकाल के दे दी थी अपने को
हर जगह से 27 और ऐसे कुछ। तो इसने तो क्या माना कि भैया जो मेरे जो कांस्टेंट है ना ए और बी, स्थिरांक जो मैंने लिए ना, वो आप पी वी टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनसे अफेक्टेड नहीं होंगे। पर ऊपर के दोनों देखते हैं तो हर बार इसका वेरी करता है। इसका मतलब ए व बी जो कांस्टेंट थे वो पी वी सॉरी पी वी टी पर डिपेंड कर रहे थे। भाई यही तो लोचा सबसे चलता आ रहा है। अणुगति वाले में भी कुछ था, यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी आ गया कि भैया जो ए और बी था वो आपका पी वी टी पर तो डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है ही नहीं। तो आपको 3 पॉइंट याद रहेंगे इसके कि कौन कौन से आपको रखने हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि ए और बी कांस्टेंट नहीं है, किसी किसी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वो उसके पीवीटी जो भी इसके वेरी कर रहे हैं। अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो वो ए और बी वेरी हो रहा है। ये बात जब अब तो इसका मतलब हमें तो ये पता चला कि भाई वॉन्डरवॉल जी बोल रहे थे कि ए बी किसी से नहीं होंगे, पर ए व बी किससे हो गए, गैस की प्रकृति से, गैस की प्रकृति पर निर्भर कर गए। जबकि ये तो कांस्टेंट थे, इसका मतलब ये उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करना चाहिए था, पर ये कर गए। तो अब ये बात वॉन्डरवॉल को जब बोली गई तो वॉन्डरवॉल ने इनके लिए एक सजेशन दिया कि आप ऐसा करो, अगर ये ऐसा कुछ है तो आप इनका गुणा, इनको सम्मानित, रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम से संबंधित करो, या इसमें सम्मानित ताप, सम्मानित दाब, सम्मानित आयतन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आप इनसे फ्री हो सकते हो। वापस वॉन्डरवॉल ने ही बता दिया था, और वो क्या कहलाया था उस टाइम पे, उसके लिए फिर हमारा हेडिंग नया हो गया था, अवस्था, सॉरी, सम्मानित अवस्था, सम्मानित अवस्था समीकरण, सम्मानित अवस्था समीकरण या अवस्था संगत नियम, ठीक है, या फिर संगत अवस्था नियम, ठीक है, संगत अवस्था नियम। मतलब क्या है, जो वॉन्डरवॉल की इक्वेशन है उसमें आप अब सम्मानित अवस्थाओं को डाल दो, किनकी, इनकी, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की सम्मानित अवस्थाओं को इंट्रोड्यूस कर दो। ए बी की जगह जहाँ पे भी आपको मिल रहा है पी सी वी सी, जहाँ पे भी आपको क्रांतिक ताप मिल रहे हैं वहाँ पर अब आप किसको ले आओ, इसको ले आओ। तो सबसे पहले तो अपन को फिर से इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो वाली P प्लस क्या थी, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, V माइनस एन बी बराबर एन आर टी। अगर मैं एक एक मोल के लिए ले लूँ तो यही होगा कुछ, ठीक है। क्रांतिक स्थिरांकों से इनका संबंध करूं पहले तो यही कुछ होगा, यही कुछ होगा, ये क्रांतिक में पढ़ लिया था ना भाई। अब अपन किससे कर रहे हैं, इसको इससे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई अब आपको इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है, सम्मानित वाले को। तो इसके लिए आप सीधा समीकरण सीधे याद रखोगे, जैसे रिड्यूस टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इसी प्रकार रिड्यूस प्रेशर क्या होगा, प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम।
क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे? रिड्यूस टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। प्रेशर का रिड्यूस प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। ये क्या होता है? वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, यहां से अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से एक नया नियम आएगा, संगत अवस्था का नियम आएगा। अब मतलब अब वॉन डेर वाल जी कुछ और हेल्प करके इस चीज़ को और करेंगे, भाई हम इसको और सुधारते हैं, वो कैसे सुधारते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये हो गया, तो अब टी आर इंटू टी सी बराबर टी, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, पी आर इंटू पी सी बराबर पी, या फिर वी सी वी आर वी। ठीक है, इसके साथ इन्होंने इनको पूरे को टर्म को चेंज ही कर दिया। ठीक है, अब इन चीज़ों को इन्होंने चेंज ही कर दिया, तो क्या बोल दिया, थीटा पाई और फाई। इसको बोल दिया थीटा, इसको बोल दिया पाई, और इसको बोल दिया फाई। ठीक है, क्या बोल दिया है, इसको ये बोल दिया। साथ में ये तो हो ही गए, टी सी के साथ थीटा, पी सी के साथ पाई, और वी सी के साथ फाई, ये हो गया। ये आप कहाँ लिख सकते हो, ये आप इसके साथ लिख दो, इस इक्वेशन के साथ इस चीज़ को लिख दो। चलो, अगर मैं यहाँ पी सी नहीं लिखता, ये लिखता, सही है। पी वी टी, पी वी टी, पी वी टी, क्या वैल्यूज़ रखेंगे अपन, ये वाली वैल्यूज़ कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये लो, किस में रिलेशन बनेगा, कौन सा है, पी सी पाई प्लस ए वी सी और फाई। अब ये तो पहला, वी की जगह क्या लिखोगे अब आप, वी सी फाई माइनस बी बराबर आर की जगह आर, टी सी की जगह क्या लिखोगे, टी सी थीटा। देखो हमने क्या किया है, ये आदर्श गैस समीकरण था, ठीक है, और ये सम्मानित द्रव्यमान थे, ये वॉन डेर वाल का था ना समीकरण, और ये सम्मानित द्रव्यमान, सम्मानित वाले थे सारे टेम्परेचर प्रेशर के। इसको फिर हमने थीटा पाई और फाई में माना, टी पी की, फिर इसकी एक वैल्यू निकली ये वाला, ये वैल्यू हमने जैसे यहाँ रखी, तो अब ये किसके किसके बीच में रिलेशन आया, क्रांतिक वाला और अवस्था वाला के बीच में समीकरण आ चुका है, क्रांतिक और अवस्था के बीच में समीकरण आ चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब आपको फिर से कुछ दिख रहा है क्या, कि अब मैं क्या करूं भाई, अब अपने को यहाँ से तो कुल मिला के सीधी सीधी, अगर ये जो नियम है संगत वाला, संगत अवस्था नियम जो है, इसमें सीधा सीधा अगर बात मैं बताऊं तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये ए और बी को ही हटाना है, और कुछ नहीं करना है, हमें ये ए और बी को इसमें से हटाना है। तो अब ये कैसे हटाएं, ए और बी को कैसे हटाएं, अब अगर हमें पिछला याद है तो बी ए अपॉन 27 बी स्क्वायर पी सी का मान होता है, वी सी बराबर 3b था, और टी सी बराबर 8/27 आर बी था। ठीक है, अगर हमने क्रांतिक वाले से देखा, क्रांतिक स्थिरांकों का संबंध देखा था, तो हमने ये निकाला था। ठीक है, ये अब हम कहाँ रख देंगे, वहाँ रख देंगे, ए 27/b स्क्वायर पाई प्लस ए, वी सी का मान कितना है, ए वी सी स्क्वायर है वो, क्या है, कितना है वी सी का मान, 3b का स्क्वायर और 5, वी सी का मान कितना है, 3b 5 माइनस बी, आर कितना है, 8a/27 आर बी। ठीक है, यही तो मान हुआ, यही तो मान हो गया है अब।
अब सारा लगभग आप कर सकते हैं। ये देखो a पाई अपॉन 27b² प्लस a अपॉन 9b² फाई 3b माइनस b, r से r तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो 8a अपॉन 27b। ठीक है, अब देखो लगभग a और b में बच रहा है, a और b कहीं ना कहीं कटते चलेंगे। अब a और b कहाँ कटते कटते चलेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ अब। ठीक है, अब मैं इसके नीचे से वापस यहाँ यहीं लिख देता हूँ, a पाई 27b² प्लस 3a/3b² 3 × 9b² फाई 3b, ये अपन यहाँ 3 फाई कर देते हैं, 3 फाई माइनस 1 इंटू b बराबर, टीसी के लिए तो हमने थीटा लिखा ही नहीं था, यहाँ तो आर बी के साथ थीटा भी तो आएगा, यहाँ थीटा भी तो आएगा। ये थीटा लिखना था, थीटा तो हमने लिखा नहीं, तो ये थीटा आ गया यहाँ पर 8a थीटा अपॉन 27b। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अगला अपन लिख ले रहे हैं, अब क्या लिखेंगे, a/27b² पाई प्लस 3/5 का स्क्वायर b 3 फाई माइनस 1 बराबर 8a थीटा 27b। ठीक है, 27 से 27b वाला कुछ, a से a, b से b, b² से b, 27 से 27 काफ़ी कुछ तो कट चुका है, ये b से ये b भी कट जाएगा। ठीक है, a सारे कट गए, तो 5 प्लस ये 3 फाई माइनस 1 इक्वल टू थीटा। क्या आया है, अभी तक ये आया है, और 8 बचा हुआ है। और कुछ, क्या कहीं भी आपको कुछ a और b की टर्म्स दिख रही है इसमें, a या b की टर्म्स दिख रही है कहीं पे भी इसमें? नहीं ना, सारी कट कुटा के ये बन गया संगत अवस्था का नियम। किसका नियम? संगत अवस्था का नियम। क्यों जरूरत पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो वान डेर वाल में जो स्थिरांक थे ए और बी, वो गैस पर निर्भर करने लग गए थे। इसका मतलब प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, अगर उनमें से हम वेरी करें तो वो ए और बी भी उनकी वेरी करने लग जाएगी। साथ के साथ जेड, जो उसका जेड सी था, वो भी वेरी कर रहा था, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग हो रहा था, मान वेरी कर रहे थे। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि ए और बी भी यहाँ पर अगर वेरी करेंगे तो हमारा जो समीकरण वान डेर वाल ने दिया वो लागू नहीं होगा। तो फिर उसके लिए उन्होंने, वान डेर वाल ने ही सजेशन दिया कि हम क्या करें, हम इनके सम्मानित दाब, सम्मानित आयतन या सम्मानित टेम्परेचर से गुणा करके उनको वापस ए और बी को बिल्कुल हटा सकते हैं, रिड्यूस्ड मास से, रिड्यूस प्रेशर से उनका सारा कर सकते हैं। वो सब जब हम कर रहे थे तब हमने लास्ट में ये क्या पाया था, π/3 ये और ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी इसका